आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में आज के लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर सेकेंड जिसका नाम है इंडस्ट्रियल बॉटनी उसके चैप्टर सेकेंड के लेक्चर सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर सेकेंड का नाम है बांस और बेत उद्योग। आज के लेक्चर में हम लोग बांस के खेती के लिए आवश्यक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग ने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर कर लिया जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बांस की खेती के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं, किन किन कारकों पर बांस की खेती निर्भर करती है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। आवश्यक कारक: जलवायु की स्थिति, मिट्टी की स्थिति, उर्वरक की स्थिति, प्रजनन व प्रवर्धन, सिंचाई, बांस की कटाई, इन सभी चीज़ों पर जो होती है बांस की खेती जो होती है वो निर्भर करती है। ये सभी आवश्यक कारक होते हैं। इसके बारे में अब डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है जलवायु की स्थिति। बांस को गर्म और आर्द्र जलवायु पसंद है। बांस को जो होता है गर्म, थोड़ी सी गर्म हो और थोड़ी सी आर्द्र जलवायु, ऐसी जलवायु में बांस पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छे से होता है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो जलवायु होती है वहाँ पर ये गर्म बांस जो होता है वो अच्छे से बढ़ता है। अगर जलवायु संतुलित हो यानी पर्याप्त गर्मी, नमी और धूप मिले तो बांस तेजी से फैलता है। एक संतुलित जलवायु होगी तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे गर्मी हो, नमी हो, धूप मिले, सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो तो ये तेजी से बढ़ता है। ठंडी जलवायु या बहुत अधिक पाला नहीं, जब ठंडी का मौसम आ जाता है तो फॉरेस्ट पड़ता है, मतलब पाला पड़ता है, तो वो बांस के लिए हानिकारक होता है, उससे फसल नहीं बढ़ती है बांस की। फिर सेकंड देख लेते हैं। जलवायु की स्थिति कंप्लीट हो गई है। मिट्टी की स्थिति: चट्टानी मिट्टी को छोड़कर बांस को विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। जो चट्टानी मिट्टी होती है, जहाँ पे चट्टान पाई जाती है, उस मिट्टी को केवल एक मिट्टी है जिसको छोड़ करके बांस को विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाया जाता है। और सबसे अच्छी मिट्टी जो होती है गहरी दोमट, जिसमें पानी का निकासी अच्छी से होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें पानी का जमाव ना हो, निकासी अच्छे से हो, तो मिट्टी में अच्छे से ये इसकी फसल की जा सकती है। और उसका एग्जाम्पल होता है गहरी दोमट मिट्टी। बालुई, चिकनी, यहाँ तक कि चूना युक्त मिट्टी में भी बांस उगाया जा सकता है। बस एक मिट्टी है चट्टानी मिट्टी, उसको छोड़ करके किसी भी मिट्टी में बांस को उगाया जा सकता है। मिट्टी का पीएच 4.5 से 6.0 थोड़ा अम्लीय होना चाहिए, उपयुक्त होता है इतना। यदि भूमि बहुत कठोर है या पानी को रोकने वाली है तो बांस अच्छी तरह नहीं बढ़ता। अगर पानी का जमाव हो जाएगा तो बांस सड़ने लग जाएगा, और कठोर है, नमी नहीं है वहाँ पे, तो भी बांस की वृद्धि नहीं होती है, अच्छी तरह वह नहीं बढ़ पाता है। फिर थर्ड है आवश्यक कारक में प्रजनन और प्रवर्धन। बांस का प्रबंधन दो तरीकों से होता है। बीज से, बीज बोकर पौधे तैयार किए जाते हैं, लेकिन बीज बहुत, मतलब ये शायद एक बार ही होते हैं बीज, तो बीज बोकर के पौधे होते हैं, लेकिन ये उपयुक्त विधि नहीं होती है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि जो होती है वो कायिक विधि होती है, जिसमें कलम हो गई, राहिजोम हो गई, या फिर अंकुर जो होते हैं उनसे पौधों को तैयार किया जाता है। प्रायोगिक रूप से अधिकतर कायिक विधि का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बीज हर साल उपलब्ध नहीं होते हैं। बांस के बीज होते हैं हर साल उपलब्ध नहीं होते, और इतना ज़्यादा नहीं उपलब्ध होते हैं हर स्थान पे। इसलिए इसको कौन सी विधि यूज़ की जाती है? कायिक विधि जो होती है उसी का यूज़ किया जाता है, जिसमें कलम हो गई, बांस की राहिजोम, अंकुरों से पौधों को फिर तैयार किया जाता है। नर्सिंग विधि से भी इसको बनाया जाता है। सबसे पहले बांस के अंकुर या कटिंग्स को नर्सरी में गमले में एक ब्रेड में 1 साल तक रखा जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? नर्सरी में उसको रखा जाएगा गमले में एक ब्रेड में 1 साल तक। जब पौधा मजबूत हो जाता है तो उन्हें मुख्य खेत में रोपित किया जाता है। अब जहाँ बांस की फसल लगवानी है पूरी, तो वहाँ पर उसको नर्सरी से 1 साल के बाद वहाँ पर रोपित कर दिया जाता है। और खेत में रोपण के लिए गड्ढे लगभग 1 मीटर गहरे और चौड़े चौड़े खोदे जाते हैं। तो गड्ढे कितने होते हैं कि 1 मीटर गड्ढे गहरे होते हैं और चौड़े होते हैं। फिर आ जाती है उर्वरक की स्थिति।
बाँस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए अधिक अधिक पोषण की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, देखा होगा कि बाँस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो इसकी अब कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसके लिए उर्वरक की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा होगी, अधिक पोषण चाहिए तभी वो बढ़ सकता है। तो उर्वरक का उपयोग पौधों के अच्छे विकास और अधिक उत्पादन के लिए अनिवार्य है। विशेष रूप से नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि यह बाँस की पत्तियों और तनों की वृद्धि में मदद करता है। जो नाइट्रोजन होता है वो जो बाँस की पत्तियाँ होती हैं और उसके तने हो गए, उसकी वृद्धि में बहुत मदद करता है। साथ ही फास्फोरस और पोटेशियम भी डालना चाहिए। खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट और जैविक खाद का प्रयोग भी लाभकारी होता है। उर्वरक डालने से बाँस की जड़ें और गुच्छे मजबूत होते हैं। जो बाँस की जड़ें होती हैं और उसमें जो गुच्छे पाए जाते हैं वो मजबूत होते हैं। बाँस लंबे समय तक उत्पादक बने रहते हैं, लंबे समय तक ये बढ़ते रहते हैं। फिर 5वां पॉइंट आ जाता है सिंचाई। बाँस को नमी पसंद है, उसको नमी पसंद है, पर इतना ज़्यादा पानी नहीं कि वहाँ पे जमाव हो जाए तो सड़न लग जाए उसमें। उसको नमी पसंद है, हल्का पानी पसंद है, इसलिए नियमित सिंचाई ज़रूरी है। नर्सरी और पौधारोपण की शुरुआती वर्षों में पानी की विशेष ज़रूरत होती है। गर्मियों में हर 7 से 10 दिन पर और सर्दियों में हर 15 से 20 दिन तक सिंचाई करनी चाहिए। गर्मियों में लगभग 7 से 10 दिन में और सर्दियों में 15 से 20 दिन में सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रहे कि मिट्टी में पानी जमा ना हो, वरना जड़ें सड़ सकती हैं। समय पर सिंचाई ना होने पर बाँस के पौधे सूख जाते हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। फिर आ जाता है 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट, बाँस की कटाई 5वें साल शुरू की जाती है। बाँस लगभग 5 साल में तैयार हो जाता है और 5 साल में उसकी कटाई की शुरुआत की जाती है। और जिनका व्यवसाय करना होता है, जो व्यावसायिक बाँस होते हैं, व्यावसायिक खेती में 6वें साल कटाई करना चाहिए। 1 हेक्टेयर में बाँस लगाने की लागत जो होती है वो 94,000 होगा, मे बी 94,000 होगा, 9400 नहीं होगा, 94,000 होगा, 9400 फिर हज़ार रुपए आती है। बाँस की कटाई हर साल होती है, लेकिन 3 साल तक बाँस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ेगा 3 साल तक, और फिर 5 साल तक जब तक वो पहुँचेगा तब तक वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। तो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ।